हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। फर्स्ट यूनिट हमारी फिनिश हो चुकी है गाइस, फिनिश। और सेकंड यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस ध्यान से पढ़िए। आई होप आपकी फर्स्ट यूनिट क्लियर हो गई होगी। अगर कोई क्वेरीज है आपकी तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उनको लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से हमें गाइस मोटिवेशन मिलता है कुछ और अच्छा, कुछ और बेटर परफॉर्म करने का। क्लियर गाइस। सो सेकंड यूनिट है शिक्षण के कार्य, टास्क ऑफ टीचिंग। इसमें हम पढ़ने वाले हैं गाइज प्री एक्टिव टीचिंग, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। वो तीन सोपान हम पढ़ेंगे। पूर्व तत्परता है, अंतः क्रिया है, और अंतिम जो सोपान है वो अंतिम क्रिया। सो इनमें हम जानेंगे कि कैसे हम बेटर बना सकते हैं टीचिंग को, कैसे हम ज्ञानात्मक लेवल तक लेके जा सकते हैं, कैसे हम उनका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, कैसे हम उनको चिंतन स्तर तक लेके जा सकते हैं। क्लियर गाइज। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, बहुत छोटी सी यूनिट है, बहुत छोटी सी यूनिट। सो बहुत हेल्पफुल है। यूनिट जितनी छोटी होगी पढ़ना उतना ही कम पड़ेगा और नंबर उतने ही ज़्यादा आएंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स। सो दीज आर द थ्री लेवल विच इज़ इन हिंदी स्मृति स्तर, बोध स्तर एंड चिंतन स्तर। ये तीन स्तर को हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। सो गाइस समय बचाते हुए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं की संक्रियाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। शिक्षण की अंतः क्रिया अवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये है क्वेश्चन, किस टाइप से पूछा जा सकता है। अथवा शिक्षण की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था का वर्णन कीजिए। एक शिक्षक के लिए ज्ञान की अपादेयता भी बताइए, है ना। सो 2016-17 का क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं लॉन्ग, इसमें से वही पूछे जा सकते हैं, वही आपको आ जाएंगे, तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे। सो गाइस ये देखिए, शिक्षण की तीन अवस्थाएं। प्रथम सोपान में शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था, प्री एक्टिव फेज, अंतः क्रिया जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, है ना, इंटरएक्टिव फेज एंड अंतिम अवस्था एज अ पोस्ट एक्टिव फेज। इन तीनों पे प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट। फर्स्ट इज पूर्व तत्परता। इस सोपान में, इस अवस्था में शिक्षण के लिए योजना तैयार किया जाता है, नियोजन जिसको बोलते हैं, नियोजन। कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक जो भी कार्य करता है, भाई पाठ्यक्रम देखेगा, है ना, उसको व्यवस्थित करेगा, ब्लैक बोर्ड, चौक वॉक और ये सब चीज़ें, पूरे कंप्लीट जो व्यवस्था है ना, सिलेबस से लेके और छात्रों के आने तक, उसको हम फर्स्ट सोपान में उसको रखा गया है, उसको बोला पूर्व तत्परता, है ना। वे सभी इसी सोपान के अंतर्गत आते हैं। इस पूर्व तत्परता स्तर में निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, है ना। जैसे कि मेरी क्लास से पहले मुझे कोई आपको वीडियो दिखानी है तो मैं वो उस वीडियो को तैयार रखूँगा, या कोई प्रेजेंटेशन दिखानी है आपको ताकि अच्छे से समझ आए तो मैं उसको तैयार रखूँगा। सो ये क्या मुझे क्लास से पहले ही करना पड़ेगा, है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को बैठा के मैं क्या, बच्चों बैठो अभी 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 स्लाइड तैयार होगी, है ना, ऐसे नहीं हो सकता। सो फर्स्ट, शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना, है ना। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पाठ्यवस्तु के संबंध में निर्णय लेना, क्या पढ़ाएंगे हम, आज का टॉपिक क्या रहेगा, है ना। सबसे पहले यही बताता है टीचर। प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, वही मैंने बताया, अगर स्लाइड व्लाइड बनानी है तो 1 बाई 1 स्लाइड हम बनाएंगे पहले, या पहले हमें एक्सप्लेन करना है, उसके बाद थ्योरी लिखवानी है, देन वीडियो दिखानी है, तो ये क्रमबद्ध एक व्यवस्था। शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों के संबंध में निर्णय लेना, है ना। ये निर्णय ही है, डिसीजन, कि क्या हम पहले करेंगे, क्या हम बाद में करेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। विशिष्ट पाठ्यवस्तु के लिए युक्तियों का विकास करना। विशिष्ट कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी टॉपिक है, उसको पढ़ाने के लिए कोई स्पेशल हम ट्रीटमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। फर्स्ट आता है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। ब्लूम की थ्योरी याद है ना आपको, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये याद रखना। शिक्षक सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित करता है और व्यवहार परिवर्तन के रूप में उनकी परिभाषा करता है। इसमें वह ब्लूम की टैक्सोनॉमी का प्रयोग करता है। यह उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, छात्रों के पूर्व व्यवहार के रूप में और छात्रों के अंतिम व्यवहार के रूप में।
यह उद्देश्य छात्रों को मनोविज्ञान और समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। इनकी व्याख्या करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर पहली बात, शिक्षण की उन सभी व्यवहारिक क्रियाओं की पहचान की जाती है जो छात्रों को शिक्षण के समय प्रभावित करती है ना? क्या चीज़ उन पे इम्पैक्ट डाल रही है, सो उसकी पहचान हम कर रहे हैं। क्लियर गाइस? सेकंड पॉइंट, उन परिस्थितियों की परिभाषा की जाती है जिनके अंतर्गत अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। जो व्यवहार में परिवर्तन हम लाना चाहते हैं और वो व्यवहार में परिवर्तन आ गए, सो ये कैसे आए, उन परिस्थितियों का आकलन करना है ताकि हमें पता लग सके कि हाँ, इस टाइप से हम ज़्यादा अच्छे से इनको पढ़ा पा रहे हैं और ये सीख भी और इनको समझ भी आ रहा है ना? सो हम वैसे ही उनको पढ़ाएंगे। सो ये टीचर को पता लग जाता है। उन मानदंड व्यवहारों को भी परिभाषित किया जाता है जो उद्देश्यों की प्राप्ति को निश्चित करते हैं। योजना स्तर पर ही मूल्यांकन के मानदंड, व्यवहार तथा विश्लेषण एवं व्याख्या कर ली जाती है। क्लियर है गाइस? सो इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। वही सेकंड आता है जो पॉइंट था, पाठ्यवस्तु का चयन। छात्रों को पढ़ाई जाने वाली पाठ्यवस्तु के संबंध में शिक्षक निर्णय लेता है, उसका विश्लेषण करता है, संकेत एवं चिन्हों, भाषा, पक्ष, तर्क के संबंध में निर्णय लेता है, कैसे कैसे पढ़ाना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाता है सिंपल अपनी कि कैसे उसको फॉलो करना है ताकि ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाए। छात्र इसमें देखो क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। छात्रों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है, छात्रों का पूर्व व्यवहार क्या है, छात्रों को उनके स्तर पर उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। जब हम चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे, तो जो हम अंतःक्रिया वाला माहौल है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उसको हम और प्रभावशाली बना सकेंगे। छात्रों के लिए किस स्तर की अभिप्रेरणा प्रभावशाली होगी। पाठ्यवस्तु संबंधी ज्ञान के मूल्यांकन के लिए शिक्षक किन किन विधियों का प्रयोग करें। क्लियर गाइस? नेक्स्ट आता है पाठ्यवस्तु के अवयवों की क्रमबद्ध व्यवस्था। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारा टॉपिक है, उसमें हम क्या करेंगे कि भाई पहले उसकी थ्योरी देंगे, देन उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देंगे। कोई एक सपोज करो डेरिवेशन है, पहले हम उसको समझाएंगे, उसकी थ्योरी समझाएंगे, उसके बाद में उसको डेरिवेशन करवाएंगे, देन कंक्लूजन होगा, है ना? तो क्रमबद्ध व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर गाइस? सो ये पाठ्यवस्तु के जो अवयव हैं उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था को दर्शाता है। क्लियर? और ये करना भी चाहिए और डिटेल डिस्कशन यहाँ पे है। आप अपने नोट्स जरूर बनाते रहना, इनको ये लर्न जरूर करते रहना। वैसे तो सुनने से ही हो जाता है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना? और यही सब चीज़ें लिखनी है, इसीलिए मैं नोट्स ओरिएंटेड वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, मैटर आपके पास हो, जितना आपको लिखना है उतना मैटर आपके पास हो एग्जाम में, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन में आप देख ही रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है। क्लियर गाइस? सो मैटर हमारे पास होगा तो हम लिख पाएंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, नहीं लिख पाएंगे, है ना? इसीलिए मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ, फुल 1 बाय 1 टॉपिक, है ना, कंप्लीट रहता है वहाँ पे। सो गाइज आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, मार्क्स आपके कम आने वाले हैं नहीं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीचर टीचिंग एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट चलते हैं शिक्षण अवयव का विस्तार। शिक्षण व्यूह रचना का चयन करना ही पर्याप्त नहीं है, अभी तो शिक्षक को यह भी निश्चित करना होगा कि कक्षा शिक्षण के समय विभिन्न अवस्थाओं में वह किन युक्तियों तथा प्रविधियों का कब और कैसे प्रयोग करेगा। पढ़ाते समय बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है, अपने जो अवयव हैं या जो क्रमबद्ध हमारा जो स्लाइड्स हैं उनको उसी के अनुरूप रखना है ताकि सभी बच्चों को समझ आए। ऐसा नहीं है कि हमने स्पीड से बता दिया और इंटेलिजेंट बच्चे को समझ आ गया और जो थोड़ा सा डल बच्चा है उसको समझ नहीं आया, तो ऐसा नहीं करना। हमें जो योजना बनाना है, जो डेवलपमेंट करना है, वो प्रॉपर करना है ताकि सभी को साथ लेके चला जाए, है ना? और ये कह रहे कि वही बात है
कि इसमें भी लिखा है कि कहाँ चार्ट तथा मानचित्र का प्रयोग करना है, कहाँ श्यामपट्ट का प्रयोग करना है, कहाँ मूल्यांकन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें जो शिक्षण है उसको प्रभावशाली बनाते हैं कि बीच में आप बच्चे का ध्यान है कि नहीं, क्वेश्चन पुटअप कीजिए। आपने 10 मिनट्स का अपना लेक्चर दिया, उसके बाद क्वेश्चन पुटअप कर लिया किसी से भी रैंडमली, तो पता लग जाता है कि बच्चे का कितना फोकस है। नेक्स्ट आता है गाइस शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था, इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, है ना। पूर्व तत्परता हमने देख ली, अब आती है बात अंतः क्रिया की। शिक्षण की अंतः क्रिया स्तर के अंतर्गत सभी क्रियाएं वो सम्मिलित की जाती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने पर करता है ना। जैसे कि हम क्या सबसे पहले जाएंगे क्लास में, टॉपिक को क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देंगे, बीच में क्वेश्चन पूछेंगे, एंड में क्वेश्चन पूछेंगे, और एंड में हम क्वेरी सेशन रखेंगे। क्लियर गाइज। शिक्षण प्रक्रियाओं के संबंध में PW जैक्सन 1996 ने अपने मौलिक विचार दिए हैं। क्या दिए हैं? शिक्षण अंतः प्रक्रिया स्तर, शिक्षण का अंतः प्रक्रिया स्तर पर शिक्षक छात्रों को अनेक प्रकार की शाब्दिक अभिप्रेरणाएं प्रदान करता है, जैसे प्रश्न पूछना, सुनना, अनुक्रिया करना, व्याख्या करना तथा निर्देशन देना आदि। जो भी टीचर आपको क्लास में आके जो भी टीचर क्रिया करता है वो सारी शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था होती है। क्लासरूम के अंदर टीचर आएगा, इंट्रोड्यूस करेगा, एक्सप्लेनेशन देगा, क्वेश्चन करेगा। क्लियर गाइज। तो ये सारे कार्य जो आते हैं वो अंतः प्रक्रिया में आते हैं, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती हैं। अंतः प्रक्रिया अवस्था पर निम्नलिखित 3 क्रियाएं होती हैं: कक्षा के आकार की अनुभूति, छात्रों को का निदान, और थर्ड पॉइंट है क्रिया तथा प्रतिक्रिया। इस क्रिया तथा प्रतिक्रिया में भी 4 पॉइंट हैं। उद्दीपनों का चयन कैसे करना है और उनका प्रस्तुतिकरण कैसे देना है, ताकि जो बच्चे हैं वो जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकें। युक्तियों का उपयोग तथा उनका विस्तार, क्या क्या युक्तियां हम टीचर यूज़ करेगा वहाँ पे ताकि और प्रभावशाली बना सके। अब देखते हैं कक्षा के आकार की अनुभूति। पहले फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है वह कक्षा के आकार का प्रत्यक्षीकरण करता है। उसकी दृष्टि पूरी कक्षा के छात्रों पर घूम जाती है। जाहिर सी बात है ये होता ही है। फर्स्ट पॉइंट यही है, शिक्षक कक्षा के छात्रों के प्रत्यक्षीकरण के साथ यह पता लगाता है कि कौन कौन से छात्र समस्या उत्पन्न कर सकते हैं तथा कौन कौन से छात्रों से शिक्षण में सहायता दे सकते हैं। ये पता लग ही जाता है। ये उनके चेहरे से ही हमें पता लग जाता है कि कौन बच्चा पढ़ने वाला है और कौन दंगा करने वाला है। यह अनुभूति आरंभ के कुछ सेकंड में ही हो जाती है। ऐसे ही छात्र भी शिक्षक को एनालाइज करते हैं कि कैसा है ना, उसी के अनुरूप वो भी आचरण करते हैं। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आता है आपका छात्रों का निदान। कक्षा के आकार की अनुभूति के बाद शिक्षक यह मालूम करता है कि छात्रों का स्तर क्या है, विषय के संबंध में उनका पूर्व ज्ञान क्या है, कितना है, उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या शिक्षा दी जाएगी। अगर उनका बेसिक अच्छा होगा तो हम क्या करेंगे, शिक्षकगण उनको आगे की बात बताएंगे, और अगर बेसिक ही कमज़ोर होगा तो सबसे पहले बेस को मजबूत करेंगे। तो छात्रों की जो क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं या अभिवृत्ति है, रुचियां हैं, जैसी भी चीज़ें हैं उनके निदान करने का हम प्रयास करते हैं कि भाई उनकी क्षमताएं भी बढ़ें, योग्यताएं बढ़ें, उनकी रुचि भी बढ़े यहाँ पे, है ना, और हमारा जो लेक्चर है प्रभावशाली बने। क्लियर गाइस। सो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं स्वोप क्रम तथा अनुक्रियाएं। शिक्षण के अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं उनको प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, इनिशिएशन स्वोपक्रम तथा अनुक्रिया। ये दोनों जो क्रियाएं हैं छात्र एवं शिक्षक के मध्य ही संपादित होती हैं, जिसे शाब्दिक अंतः क्रिया कहा जाता है कि टीचर कुछ बता रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, या टीचर कुछ पूछ रहा है और बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। सो अंतः क्रिया इसमें आती है कि टीचर जैसा करेगा या पूछेगा या बताएगा तो उसके अनुरूप छात्र क्रिया करेंगे। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं
शिक्षण के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।